एट्रोसिटी एक्ट के आप लोगों ने अगले भाग नहीं सुने तो पहले भाग सुन लीजिए, क्योंकि आधे से सुनोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार बार सुनिए, लगातार सुनते रहिए, तब जाकर आपको याद रहेगा और समाज के अधिकार की बात आप करोगे और इससे ज्यादा लोग तक पहुंचाएं शेयर। और इसके लिए ऐसे अधिकारी के पिछले अनुभव और मामले की जटिलताओं को समझने और कम से कम समय में मामले की सही दिशा में जांच करने की क्षमता और निष्पक्षता की तर्कसंगता को ध्यान में रखना होगा। 2 उपनियम 1 के तहत निर्धारित जांच अधिकारी सर्वोच्च है। प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी करने के बाद पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट को तुरंत पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार के पुलिस आयुक्त और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेज देंगे। 60 दिनों की अवधि, इस अवधि में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि भी शामिल है। विशेष अदालत या एक विशेष अदालत आरोप पत्र दाखिल करेगी। 2A उपनियम 2 के तहत जांच में या आरोप पत्र दाखिल करने में किसी भी देरी को जांच अधिकारी द्वारा लिखित रूप में समझाया जाएगा। 3 राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, गृह विभाग के सचिव और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग का नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है, और साथ ही अभियोजन निदेशक अधिकारी, अभियोजन का प्रभार और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त हर 3 महीने के अंत में प्रभारी जांच अधिकारी द्वारा की गई सभी जांच की स्थिति की समीक्षा करेंगे। 8 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा इकाई का निर्माण। 1 राज्य सरकार राज्य मुख्यालय पर पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक के प्रभार में एक अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा इकाई स्थापित करेगी। यह इकाई निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी। 1 निर्दिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। 2 निर्दिष्ट क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। 3 निर्दिष्ट क्षेत्र में विशेष पुलिस बल की तैनातियां। विशेष पुलिस चौकी की स्थापना हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करना। 4 उन संभावित कारणों की जांच करना जिनके परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है। 5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में सुरक्षा की भावना बहाल करना। 6 निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में केंद्रीय अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना। 6A अधिनियम के अध्याय 4A के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों को लागू करने के संबंध में केंद्रीय नोडल अधिकारियों और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना। 7 विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई जांच एवं स्थल निरीक्षण के संबंध में पूछताछ एवं जानकारी प्राप्त करना। 8 ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करना जहां पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने नियम के उपनियम 3 के तहत पुलिस स्टेशन द्वारा रखी गई पुस्तक में जानकारी दर्ज करने से इनकार कर दिया है। 5 9 राज्य सेवा के किसी कर्मचारी की जानबूझकर की गई लापरवाही की जांच करना। 10 अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की स्थिति की समीक्षा करना। और 11 इसके बाद प्रत्येक माह की 20 तारीख को या उससे पहले राज्य सरकार केंद्रीय प्राधिकरण को उपरोक्त के संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 9 केंद्रीय पदाधिकारी का नामांकन। राज्य सरकार के सचिव स्तर का केंद्रीय अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, नियुक्त करेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों, जांच अधिकारियों और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के काम का समन्वय करेगा। केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक 3 महीने के अंत में निम्नलिखित की समीक्षा करेगा। 1 नियम 1 का उपनियम 2 और 4 नियम 6 और नियम 8। महाद्वीप 11 धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट। 2 अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की स्थिति। 3 निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
4. अत्याचार के शिकार या उसके रिश्तेदार आश्रितों को नकद या वस्तु या दोनों रूप में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय। 5. अत्याचार के पीड़ितों या उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली तत्काल सुविधाओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय, कानूनी सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और परिवहन सुविधाओं की पर्याप्तता। 6. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर सरकारी संगठनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण इकाई, विभिन्न समितियों और राज्य सेवा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली। 7. अधिनियम के अध्याय 4A के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन। 10. विशेष अधिकारी की नियुक्ति। मुकर्रर क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारी विभिन्न समितियों और अनुसूचित जनजाति के साथ समन्वय के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे। संरक्षण इकाई। विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे। 1. अत्याचार के शिकार लोगों को तत्काल राहत एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना तथा अत्याचारों की पुनरावृत्ति को रोकने अथवा रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना। 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों या उनके तहत बनाए गए नियमों और योजनाओं आदि के तहत उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिला मुख्यालयों पर जागरूकता केंद्र स्थापित करना और कार्यशालाएं आयोजित करना। 3. गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केंद्रों के रखरखाव या कार्य शिविरों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाएं और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना। 4. मुकर्रर क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4A के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का प्रवर्तन। 11. अत्याचार के पीड़ित, उसके आश्रितों और गवाहों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निर्वाह व्यय और परिवहन सुविधाएं। 1. अत्याचार के प्रत्येक पीड़ित या उसके आश्रित और उसके गवाह को उसके निवास स्थान या रहने के स्थान से जांच के स्थान तक या अपराध के मुकदमे की सुनवाई के लिए द्वितीय श्रेणी का गाड़ी किराया या वास्तव में बस किराया या टैक्सी किराया प्रदान करना। अधिनियम होगा। 2. जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट अत्याचार के शिकार व्यक्ति और उसके गवाहों को जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक से मिलने के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करना या भुगतान की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करना। जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक व्यवस्था करेगा। 3. प्रत्येक महिला गवाह, महिला पीड़ित या उसका आश्रित जो महिला या नाबालिग है और 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति और 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाला व्यक्ति है, वह अपने साथ अपनी पसंद का एक सहायक ले जाने का हकदार होगा। सहायक को ऐसे यात्रा और निर्वाह व्यय का भी भुगतान किया जाएगा जो अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच, सुनवाई और परीक्षण के दौरान बुलाए जाने पर गवाह या उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति के लिए स्वीकार्य हैं। 4. यातना के शिकार व्यक्ति या उसके आश्रित और उसके सहायकों को अपराध की जांच, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके निवास स्थान से दूर रहने के दिनों या दिनों के लिए दैनिक निर्वाह भत्ता, लेकिन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा। 5. गवाह, यातना के शिकार व्यक्ति अथवा उसके आश्रित तथा उसके सहायक को दैनिक निर्वाह व्यय के अतिरिक्त भोजन व्यय का भुगतान भी ऐसी दर से करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियमित की जा सके। 6. पीड़ितों, उनके आश्रितों, सहायकों और गवाहों, जांच अधिकारी या प्रभारी पुलिस स्टेशन या अस्पताल अधिकारियों या पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट या अन्य संबंधित अधिकारी या विशेष को यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते और दैनिक भत्ते, न्यायालय और निर्वाह व्यय का भुगतान और साथ ही परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत या 3 दिनों के भीतर की जाएगी। 7. जहां अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई अपराध किया गया है,
वहां मजिस्ट्रेट या सब डिविजन मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट दवाओं, विशेष चिकित्सा सलाह और रक्त आधान और आवश्यक कपड़े, भोजन और जलपान के खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। अत्याचार के पीड़ितों को दिया जाएगा। 12 जिला प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदम। 1 जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जहां अत्याचार हुआ है उस स्थान या क्षेत्र का दौरा करेगा, जानमाल के नुकसान का आकलन करेगा और पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके आश्रितों की सूची बनाएगा जो राहत के हकदार हैं। 2 पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पुलिस स्टेशन की किताबों में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जाए और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। 3 पुलिस अधीक्षक घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद तुरंत एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा और क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा जो वह उचित और आवश्यक समझे और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा। 4 जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य व्यवस्था करेगा और उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके आश्रितों को संलग्नक 2 में दी गई दरों पर उत्पीड़न से क्षतिपूर्ति देगा। इन नियमों के साथ अनुबंध 1 संलग्न है। पीड़ित अपने परिवार के सदस्यों और उनके आश्रितों को 7 दिनों के भीतर नकद या वस्तु या दोनों के रूप में राहत प्रदान करेंगे और ऐसी तत्काल राहत में भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परिवहन सुविधा भी शामिल होगी और अन्य आवश्यक चीजें। 4A संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन कोषागार से धन की तत्काल निकासी के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकरण और शक्तियां सौंप देगा ताकि उपनियम 4 में निर्दिष्ट राहत की राशि प्रदान की जा सके। समय के भीतर। 4B अधिनियम की धारा 15(1) की उपधारा 6 के खंड C में निर्दिष्ट किसी भी पूछताछ और न्यायिक कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायालय या विशेष अदालत भी आदेश देगी सामाजिक आर्थिक पुनर्वास कर सकेंगे। 5 पीड़ित या उसके आश्रित की मृत्यु, पति को चोट या क्षति के संबंध में उपनियम 4 के तहत दी गई राहत जो उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत उक्त मामले में उपचार के लिए दावा करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगी। 6 उक्त उपनियम 4 में उल्लिखित राहत एवं बहाली सुविधा। जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट इन नियमों से जुड़ी अनुसूची में दिए गए मानदंडों के अनुसार प्रदान करेगा। 7 जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक पीड़ितों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं की एक रिपोर्ट विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय को भेजेंगे। यदि विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि पीड़ित या उसके आश्रित को समय पर राहत का भुगतान नहीं किया गया था या राहत या मुआवजे की राशि अपर्याप्त थी या राहत या मुआवजे का आंशिक भुगतान किया गया था, तो ऐसी स्थिति में वह राहत का आदेश दे सकता है। पूर्ण या आंशिक भुगतान किया जाना चाहिए या किसी अन्य प्रकार की सहायता का आदेश दिया जा सकता है। 13 अत्याचारों से संबंधित अभियानों को अंजाम देने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मियों का चयन। 1 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार की आशंका वाले क्षेत्रों में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के प्रति उचित दृष्टिकोण और समझ रखें। 2 राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रशासन और पुलिस बल में सभी स्तरों पर, विशेषकर पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। 14 राज्य सरकार की निर्दिष्ट जिम्मेदारियां। 1 राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करेगी और अध्याय 4A की धारा 15A की उपधारा 11 में निर्दिष्ट अनुसार न्याय पाने के लिए पीड़ितों और गवाहों के अधिकार भी प्रदान करेगी। के लिए उपयुक्त योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान करेगा।
2. राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2 बार जनवरी और जुलाई में इस अधिनियम की धारा -15 के तहत निर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक के प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न प्राप्त जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक अहावेलो द्वारा की गई जांच और उठाए गए निवारक उपायों, पीड़ितों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई चूक की समीक्षा करेंगे। 15. राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना। 1. राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक योजना बनाएगी और लागू करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करेगी। यह विभिन्न विभागों और उनके विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी के साथ साथ ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित करेगा। योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को कवर करते हुए राहत उपायों का एक पैकेज भी शामिल होगा। 1. नकद या वस्तु या दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना। अधिनियम के अध्याय 4A की धारा 15A की उपधारा 11 में निर्दिष्ट अनुसार न्याय पाने के लिए पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों और अधिकारों के लिए उचित योजना। B. कृषि भूमि और वासभूमि का आवंटन। C. पुनर्वास पैकेज। पीड़ित या उसके परिवार के किसी एक सदस्य के आश्रित को सरकार या सरकारी उपक्रम में रोजगार की योजना। 5. किसी मृत व्यक्ति की विधवा, आश्रित बच्चों और उत्पीड़न के शिकार विकलांग या वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना। पीड़ितों के लिए अनिवार्य मुआवजा। 6. पीड़िता की सामाजिक आर्थिक स्थिति के पुनर्वास के लिए एक योजना। पीड़ितों को ईंट पत्थर से बने घर उपलब्ध कराने का प्रावधान। अन्य मामले जैसे स्वास्थ्य देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधाएं, कब्रिस्तान, श्मशान और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बस्तियों में संपर्क सड़कें। 2. राज्य सरकार आकस्मिक योजना की एक प्रति या उसका सारांश और उसके तहत कार्य योजना की एक प्रति केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यथाशीघ्र भेजें और सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उपविभागीय मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को भेजेंगे। 16. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी नियंत्रण समिति का गठन। 1. राज्य सरकार 25 से अधिक सदस्यों वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता और निगरानी समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1. मुख्यमंत्री या प्रशासक अध्यक्ष, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य के मामले में राज्यपाल अध्यक्ष होगा। 2. गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी मंत्री सदस्य राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के मामले में सलाहकार सदस्य होंगे। 3. संसद, राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। 4. मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक, उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे। 5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव संयोजक होंगे। 2. उच्च शक्तियों से संपन्न सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन अध्याय की धारा 15A की उपधारा 11 में निर्दिष्ट न्याय पाने के लिए पीड़ित व्यक्तियों और गवाहों के अधिकारों और हकदारियों के लिए योजना अधिनियम के 4A पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं और अन्य संबंधित विषय अधिनियम के तहत मामलों का अभियोजन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करना और राज्य द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टें सरकार को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान केंद्रीय अधिकारी, नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करनी है। जनवरी और जुलाई में कम से कम 2 बार। 17. जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी नियंत्रण समिति का गठन और अधिनियम अध्याय के खंड
एम में निर्दिष्ट कर न्याय प्राप्त करने के लिए अधिनियम अध्याय के प्रावधानों के कार्यान्वयन की सहमति के अनुसार एक निगरानी और नियंत्रण समिति का गठन करेगा। व्यक्तियों के अधिकार और पो के चंजन मंत्र के तहत प्रदान की गई राहत मेट और पुजायन स्वालो और इसके अन्य मामले अधिनियम के तहत मामलों की आपराधिक कार्यवाही की समीक्षा करते हैं। विभिन्न ओवले को महकाने के लिए अला क्रामागेरी और जिला वर्सावेटर मेगावाइस के कार्यान्वयन के लिए कुल विभिन्न अतिथियों गांव जिम्मेदार हैं। 2 जिला सरयो हरीने चरणतिल सम्मत तन सस्पेन मानेली होंगे संरद राज्य विश्वसम्मत विचान पतेदान चु सदस्य महल अधीक्षक सुरुचित पति माने उपयुक्त काव्यति तेज तेवा समूह जे गौपमन और राजो स्टालरान रस्थति अमदारिन 3 सदस्य सुरुचित पति और अनुसूचित जाति के अलावा 3 से अधिक सदस्य नहीं हैं। 5 से अधिक कैबिनेट सदस्यों और अनुसूचित के लिए नहीं। 22 द्वारा 2-11-1 जी मेर आर लिमी कम हो गई है। 3 झिलम सारथी समिति कम से कम 3 महीने में मक्का, जिसमें उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी भी शामिल है। 1 राज्य का प्रत्येक पालतू जानवर विभारत सम विजमेट। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने वाली उपधारा में संबंधित व्यक्ति अपने अधिकारों के अंत में पीड़ितों को दान किया गया रक्त वापस करने का हकदार हो सकता है। 6 राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट उसके किले में संबंधित विषयों अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और मामलों के अभियोजन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारी एजेंसियों की भूमिकाओं पर उपमंडल स्तर के प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा के लिए एक सतर्कता और निगरानी जांच समिति का गठन किया जाएगा। अधिनियम के तहत 2 उपविभाग स्तर की सतर्कता और निगरानी नियंत्रण समितियों से राज्य विधानमंडल और राज्य विधान परिषद के सदस्य, उपविभागीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, झटका विकास अधिकारी, टीडीओ, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 2 से अधिक गैर सरकारी सदस्य और गैर अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति से संबंधित 2 से अधिक सदस्य नहीं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की श्रेणियां। 3 उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी नियंत्रण समिति में क्रमशः उपमंडल मजिस्ट्रेट, खंड विकास अधिकारी, टीडीओ और सदस्य सचिव होंगे। 4 उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी नियंत्रण समिति की बैठक 3 माह में कम से कम 1 बार होगी। 18 वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री। हर साल राज्य सरकार एक्ट के प्रावधान और खुद ही घट जाती है। कार्यान्वयन के लिए पिछले वर्ष के दौरान शुरू की गई विभिन्न कार्य योजनाएं उपायों पर एक रिपोर्ट 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। 4 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 22 रविवार 1955 8 भी में 1955 अस्पृश्यता की वकालत करने और उसे बनाए रखने, उस पर उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिबंध को लागू करने और उससे संबंधित मामलों को दंडित करने के लिए एक अधिनियम। भारतीय गणतंत्र के 6ठे वर्ष में संसद इस प्रकार अधिनियमित करती है। खंड 1 संक्षिप्त संज्ञा, दायरा और दीक्षा। 1 इस अधिनियम को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इंच कहा जाएगा। 2 यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। 3 यह राजपत्र में प्रकाशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर लागू होगा। खंड 2 परिभाषा। जब तक कि इस अधिनियम में संदर्भ द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो। 5 नागरिक अधिकार का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार है। कक होटल में एक भोजन कक्ष, आवास गृह, कॉफी हाउस और कैफे शामिल हैं।
डी परिसर में एक घर, भवन और अन्य संरचना और परिसर शामिल है और इसमें एक तंबू, वाहन और जहाज भी शामिल है। एक सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान में कोई भी स्थान शामिल है जहां जनता को प्रवेश दिया जाता है और जिसमें कोई मनोरंजन प्रदान किया जाता है या आयोजित किया जाता है। परिभाषा मनोरंजन में कोई भी प्रदर्शन, प्रयोग, खेल और इसमें कुछ अन्य प्रकार का आनंद भी शामिल है। 6. सार्वजनिक पूजा स्थल का अर्थ सार्वजनिक पूजा स्थल है जिसका उपयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता है या आम तौर पर किसी भी धर्म या किसी धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का पालन करने वाले व्यक्तियों को प्रार्थना करने या प्रार्थना करने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यक्ति किसी भी नाम से सामान्यतः किसी समारोह के लिए या उसमें प्रार्थना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थान। एक ऐसे किसी भी स्थान से संबंधित या संलग्न सभी भूमि और अधीनस्थ मंदिर। 2. निजी स्वामित्व वाला सार्वजनिक पूजा स्थल जिसे निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक पूजा स्थल के मालिक ने वास्तव में सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी हो। और 3. किसी स्थान से जुड़ी भूमि या सहायक मंदिर जिसे निजी स्वामित्व वाले पूजा स्थल के मालिक ने सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी हो। डी के निर्धारित का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है। जीबी अभिव्यक्ति अनुसूचित जाति का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दिया गया है। एफ दुकान का अर्थ वह स्थान है जहां सामान थोक या खुदरा और थोक दोनों में बेचा जाता है। एक कोई भी स्थान जहां फेरी वाले या विक्रेता द्वारा सामान बेचा जाता है या जहां चलती गाड़ी या गाड़ी से सामान बेचा जाता है। 2 कपड़े धोने की दुकान और नाई की दुकान। 3 इसमें कोई भी स्थान शामिल है जहां ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है। खंड 3 धार्मिक प्रतिबंधों का पालन करने पर सजा। एक व्यक्ति जो अस्पृश्यता के कारण किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति को उस धर्म के व्यक्ति के रूप में उस धर्म या उसके किसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना। बी उस व्यक्ति या उसके किसी वर्ग के समान धर्म का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा के किसी स्थान पर पूजा करने या प्रार्थना करने या किसी धार्मिक समारोह को करने या किसी पवित्र तालाब में स्नान करने के तरीके और सीमा में अच्छी तरह से धारा, झरना, नदी या झील या जिस हद तक इसके पानी का उपयोग करना जायज है वह एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ऐसा करने से परहेज करता है। उस व्यक्ति को कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने की कैद और कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। स्पष्टीकरण इस खंड और खंड -4 के प्रयोजनों के लिए हिंदुओं में बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म या हिंदू धर्म को किसी भी रूप या विकास में मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी और ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी शामिल हैं। ऐसा ही माना जाएगा। खंड 4 सामाजिक प्रतिबंधों का पालन करने के लिए सजा। एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अस्पृश्यता के कारण किसी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने पर या 2 जनता या उसके किसी वर्ग के उपयोग के लिए किसी सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सराय या बोर्डिंग हाउस में रखे गए बर्तनों और अन्य चीजों का उपयोग करने के बारे में या 3 कोई व्यवसाय करना या कोई कार्य, व्यापार या व्यवसाय करना या किसी रोजगार में नियोजित करना या 4 जनता के अन्य सदस्यों या उनके किसी भी वर्ग के लिए जो किसी नदी, झरने, नाले, कुएं, झील, टैंक, नल या पानी के अन्य निकाय या किसी स्नान घाट, कब्रिस्तान या श्मशान, शौचालय सुविधा, खाई या सड़क का उपयोग करते हैं या किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा के बारे में या उनके वहां प्रवेश के बारे में।
5 पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य निधि से संचालित या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले या जनता या उसके किसी वर्ग के उपयोग के लिए समर्पित परिसर के उपयोग या पहुंच के संबंध में, या 6 जनता या उसके किसी वर्ग के लाभ के लिए बनाए गए धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत किसी लाभ के आनंद के संबंध में, या 7 किसी भी सार्वजनिक वाहन का उपयोग करने के लिए प्रवेश करने के बारे में, या 8 किसी लत्ता में निवास स्थान बनाने, प्राप्त करने या उस पर कब्जा करने के संबंध में, या 9 जनता या उसके किसी वर्ग के लिए खुले सराय, सराय या सराय के उपयोग के संबंध में, या 10 किसी सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाज, प्रथा या समारोह का पालन करना या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस में भाग लेना या निकालना, या 11 आभूषणों और बढ़िया कपड़ों के उपयोग के संबंध में यदि कोई बाधा देखी जाती है, उस व्यक्ति को कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने की कैद और कम से कम 100 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 75 SC/ST एक्ट